चाहे आप एक फिल्म मेकर हैं या एक टीचर या फिर एक लॉयर या फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप मुसलसल किसी ना किसी को कुछ ना कुछ समझा रहे होते हैं और इसी समझाने में आप एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप स्टोरी टेलिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्टोरी टेलिंग वर्क कैसे करती है? इसके अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो आप जाने ना जाने इस्तेमाल करते हैं? आप इस पूरे प्रोसेस में समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नैरेटिव का, यानी कि आप चेन ऑफ इवेंट्स को कुछ ऐसे फ्रेम करते हैं कि जो सुनने वाला है उसके दिमाग के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से फिट हो जाए और वो उसे ठीक से समझ जाए, यानी कि उसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो उससे रिलेट करके उसको समझ जाए। स्टोरी टेलिंग को आगे समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि स्टोरी क्या है। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली अपने chaotic वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ें पिक करता रहता है, यानी कि इट हैज़ टू मेक सेंस ऑफ अ chaotic वर्ल्ड अराउंड, जहाँ पर उसको अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से चीज़ों को पिकअप करने की एक आदत सी हो जाती है। और ये चीज़ नई नहीं है, ये प्रिमॉर्डियल टेक्निक है जहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स ने अपने आप को जंगल के अंदर बचाया था, जहाँ पर उन्होंने अपने मतलब की जो इन्फॉर्मेशन थी उसे पिकअप करके अपने आप को जंगली जानवरों से, आग से और ऐसे कई सारे ख़तरों से बचाया था, जहाँ पर वो दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस थे, दूसरों की जो कहानियाँ थी, उनको समझ के अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। यानी कि ये जो नैरेटिव आर्ट है ये एक बहुत ही एंशिएंट आर्ट है, बहुत ही पुरानी आर्ट है, और अगर आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। लेकिन इससे आगे जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको नैरेटिव के बारे में पता है? चलिए जानते हैं। 1975 में चैटमैन एक फिलोसोफर हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो नैरेटिव है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, यानी कि नैरेटिव के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नैरेटिव को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टोरी है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। जो स्टोरी है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो स्टोरी जिसका मेन पार्ट होता है प्लॉट्स, और एक सेकंड पार्ट होता है जो कि जिसे कहते हैं डिस्कोर्स। जो रोमियो जूलियट है वो जो उसकी कहानी है वो एक लड़का है और एक लड़की है जो कि एक सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे से मिलते हैं और उनके जो परिवार हैं वो आपस में दुश्मन हैं, और उस किस परिवेश में वहाँ पर होता है ये कहानी, और लास्ट में वो एक ट्रेजेडी की रूप ले लेती है और इन दोनों को मरना होता है। ये जो मेन जो एक्शन पार्ट है ये प्लॉट भी कहा जाता है। इसको स्टोरी का जो मेन पार्ट है वो माना जाता है, लेकिन इसके साथ एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं डिस्कोर्स। उसी कहानी को अगर आप एक प्ले के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उसका डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा। अगर उसको आप एक बैले की तरह प्रेजेंट करें तो उसका डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा। और अगर उसको आप एक पीरियोडिक ड्रामा की तरह पेश करें, या फिर इस कहानी के बहुत सारे इंडिया के अंदर भी इशकज़ादे या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर रोमियो जूलियट को डिस्कोर्स चेंज करके उसके जो मेन प्लॉट्स हैं उनको सेम रखकर उसको अडेप्ट किया गया है। जब आप स्टोरी के जो ओरिजिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको सेम रखकर उसका डिस्कोर्स चेंज करते हैं तो उसको अडेप्टेशन कहते हैं। और अडेप्टेशन जो है वो हर एक कल्चर में मौजूद है। हमारे जो आसपास बड़े बड़े उपन्यास हैं या फिर बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो ग्रेट गीता हो, ऐसे बहुत से स्क्रिप्चर्स, माइथोलॉजी हैं
जिनका जो एलिमेंट्स, स्टोरी एलिमेंट लेकर उनका डिस्कोर्स चेंज करके बहुत सारे एडेप्टेशन देखने को मिले हैं। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नैरेटिव जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि आपको स्टोरी एलिमेंट पता हो, लेकिन तब भी उसके अंदर वो एक नयापन हो। आम लोग कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी सारी की सारी जो मेहनत इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को बनाने की यही थी कि कैसे स्टोरी टेलिंग का ये जो एलिमेंट्स हैं जो हम बड़े स्टोरी टेलर से देखते हैं, उनके टेक्निक को समझ के अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप पूरे के पूरे जो बात को कहना चाहते हैं उसकी ऑर्डरिंग कैसे कर रहे हैं, यानी कि आपने पूरे इवेंट को या फिर पूरे डिस्कोर्स को, आप जो बात रखना चाह रहे हैं, जो बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट करने से पहले ऑर्डर करते हैं। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बात हो, या फिर कोई फिल्म हो, या फिर कोई स्पीच हो, या आपका पेपर हो जो कि आप प्रेजेंट करने वाले हैं एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो जो आप अपने कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हो, या फिर एक लेक्चर हो स्कूल के अंदर जहाँ पर आप टीचर की तरह अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाना चाहते हैं। आपको अपनी ओपनिंग बहुत ऐसे तरीके से ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर लें, उसको इस तरीके से किडनैप कर लें कि वो आपके जो बात है उसमें आ जाए। फिर सेकंड, इस तरीके से उसको फ्रेम करें कि वो फैक्ट्स ना लगे, वो उसके इरेशनल माइंड पर अटैक करे। यानी कि जब भी आप अपने फैक्ट्स को या फिर अपनी बातों को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो फैक्ट्स ना लग कर एक कहानी लगे, तो आप अपने ऑडियंस को, आप अपने लोगों को जिनसे आप बात करना चाहते हो, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आप उनके सामने कुछ ऐसे तरीके से बात रखेंगे जो कि वो सुनना चाहेंगे। सेकंड एलिमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा जो एलिमेंट है जो सबको जानने के लिए ज़रूरी है, वो है सिलेक्शन। यानी कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन किया है, जिनको आपने बताने के लिए चूज़ किया है। यहाँ पर निट पिकिंग की बात आती है। यहाँ पर बहुत ही एक ब्लीक लाइन है यहाँ पर, जहाँ पर आप बात करते करते करते, अब चाहें तो आप गैसलाइट भी कर सकते हैं किसी को, या फिर आप इस पूरे टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जहाँ पर आपको ट्रूथफुल रहना पड़ेगा। अगर आप सही में किसी को जेन्युइनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अथॉरिटी के साथ अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, और अगर आपका जो रिसीवर है, जो आपका ऑडियंस है, अगर वो आपके इस बातों पर यकीन कर रहा है, तभी आप उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। फ़र्ज़ करिए एक इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप उसमें कौन कौन सी जो एक्शंस हैं उनको समझा रहे हैं। जब आप एक लेक्चर दे रहे हैं तो आपने टॉपिक्स को कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उसको एक्सप्लेन किया है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने नहीं इस्तेमाल किया, वो चुनना और छोड़ना। और ये कहानी में भी उसी तरीके से इस्तेमाल होता है, जहाँ पर 3 घंटे की फिल्म में कभी कभी आप 50 साल की ज़िंदगी देख लेते हैं, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन है वो मेन इवेंट्स का किया गया है, और कभी कभी टाइम को एक्सपेंड किया गया है, कहीं कहीं पर आपको मोन्टाज के थ्रू बड़े टाइम को कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया है, छोटा भी किया गया है। तो ये जो तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का, जहाँ पर सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स लिए जाते हैं, उसमें आप टाइम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 प्रोसेस हैं, ऑर्डरिंग और सिलेक्शन, ये उतना ही स्टोरी टेलिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उतना ही आपके अमूमन ज़िंदगी में, जहाँ पर आप एक नॉर्मल बात करते हैं या फिर आप स्टैंड अप
कॉमेडी भी कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या फिर स्पीच देते हैं। ये कॉमन थ्रेड है जो कि स्टोरी टेलिंग का अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है नैरेटिव और स्टोरी का, ये हर किसी की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, आपको अपने जो सीखा होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। जब आप एक टीचर होते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अपने स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को पेश करते हैं, और आपके सामने सवाल होता है कि जो आगे 1 घंटा आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें आप एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को किस तरीके से पेश करें कि जो स्टूडेंट हैं वो सुने भी और सीखें भी। जब आप एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या फिर एक पिच करना चाहते हैं तो आपके सामने स्टेक होल्डर्स होते हैं जहाँ पे आपको उन्हें कन्विंस करना है अपने डेटा, अपने जो अचीवमेंट्स हैं और आपके जो फैक्ट्स हैं, इन सबको इस तरीके से पेश करके कि जो सुनने वाला है वो पूरी बात समझ भी जाए और एंगेज भी रहे। और अगर आप फिल्म बनाते हैं या फिर अगर आप इस तरह का यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो आपको एंगेजमेंट करने के लिए उस पूरे के पूरे प्रोसेस को जीना होगा, जहाँ पर किसी भी फैक्ट को सेलेक्ट करना और उसको एक ऑर्डर में पेश करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप ज़िंदगी में बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इस आर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक जर्नलिस्ट एक लंबी लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखता है जहाँ पर वो अगर उस इवेंट को सिर्फ फैक्चुअल तरीके से प्रेजेंट कर दे तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना ना रहे जितना अगर उसी लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल में वो किसी एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे इवेंट को समझा दे। आज हमारे आसपास न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे नाम घूमते हैं जहाँ पर उन नामों की वजह से हम उस इवेंट को याद रखते हैं। अगर आपको याद हो, जब रिसेंटली एक माँ और बच्चे का जो फ़ोटो आया था जहाँ पर माँ ने बच्चे को छुपा रखा था और मरते मरते भी जब बोट सिंक हो रही थी वो अपने बच्चे को संभाल रही थी। अगर आपको मैं सिर्फ ये बताता कि एक नाव के हादसे में कुछ लोग मर गए, लेकिन जब आपके पास ये खबर गई जहाँ कि एक मरते मरते माँ ने अपने बच्चे को अपनी आंचल में समाये रखा तो आपका दिल गमगीन हो गया। जब भी आप किसी भी फैक्ट को एक कहानी की शक्ल देते हैं तो आप ऑडियंस से ज़्यादा रिलेट करते हैं, और इसी वजह से जो डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी होती है या फिर डॉक्यूमेंट्री के अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं या फिर इंडिया या फिर किसी बड़ी कंट्री के बारे में एक नैरेटिव पेश किया जाता है। जैसे अगर आप गदर का एग्ज़ाम्पल लें, गदर 1947 के फैक्ट्स को दिखाती है, लेकिन गदर एक ऐसी कहानी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दो लोगों को चुन के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टीशन को एक्सप्लेन करती है। इस तरीके से पार्टीशन सिर्फ एक फैक्ट नहीं रह जाता, वो एक कहानी बन जाता है और आप उस पूरे पस मंज़र को समझने में बहुत आसानी रखते हैं। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें, जब भी आप कुछ नैरेटिव राइटिंग लिखें या फिर एक आंसर लिखें या फिर एक स्पीच दें या फिर आप एक सभा को संबोधित कर रहे हों, आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करें जहाँ पर आप स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें, जहाँ पर आप फैक्ट्स को एक ऑर्डर में पेश करें और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल होती हैं। आप उस तरीके से अगर अपने ऑडियंस को फेस करेंगे तो आपकी ऑडियंस एंगेज भी होगी
और आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और क्योंकि बेहतर कम्युनिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है, और स्टोरी टेलिंग आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकती है। तो मैं चाहूँगा कि जो बातें मैंने आपके साथ इस टॉक में शेयर की हैं, आप उसे अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करें और आप एक बेहतर इंसान बनें।